आपका स्वागत है। आज हम 1757 से 1857 के बीच के उस दौर की बात करेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक विशाल साम्राज्य तो हासिल कर लिया था, लेकिन उनके सामने एक बिल्कुल नया और शायद उससे भी बड़ा सवाल खड़ा था। इतने बड़े और जटिल देश पर आखिर शासन किया कैसे जाए? जी, ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति थी। इतिहास में शायद पहली बार एक व्यापारिक कंपनी जिसका मुख्य काम मुनाफा कमाना था, वो एक पूरे देश की सरकार चला रही थी। उनके पास शासन करने का कोई अनुभव नहीं था, कोई खाका नहीं था। वो तो रास्ते में ही सब कुछ सीख रहे थे। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे यही बताते हैं कि इसी वजह से कंपनी की प्रशासनिक नीतियां लगातार बदलती रहीं। लेकिन इन सब बदलावों के बीच 3 मकसद वो हमेशा जस के तस बने रहे। कौन सी 3? पहला, कंपनी का मुनाफा बढ़ाना। दूसरा, ब्रिटेन के उद्योगों और व्यापारियों के लिए भारत को और फायदेमंद बनाना। और तीसरा, भारत पर ब्रिटिश पकड़ को हर हाल में मजबूत रखना। हाँ, और बाकी सब कुछ इन्हीं 3 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही था। भारत में शासन चलाने का जो पूरा ढांचा तैयार किया गया, उसका एकमात्र मकसद था कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ताकि भारत के साथ व्यापार और उसके संसाधनों का शोषण वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो चलिए इसी प्रशासनिक मशीनरी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे डिजाइन किया गया था और इसका असल मकसद क्या था। इसकी शुरुआत होती है 1765 में, जब कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण मिला। उस समय देखिए, कंपनी का इरादा प्रशासन में कोई बड़ा बदलाव करने का बिल्कुल नहीं था। वे बस अपना फायदेमंद व्यापार और टैक्स वसूली जारी रखना चाहते थे। और यहीं से दोहरी सरकार का एक बहुत ही अजीब दौर शुरू हुआ। दोहरी सरकार, ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या 2 सरकारें एक साथ चल रही थी? हाँ, और ये कागज पर जितना अजीब लगता है, हकीकत में उससे भी कहीं ज्यादा विनाशकारी था। 1765 से 1772 तक चली इस व्यवस्था में जिम्मेदारी तो थी भारतीय अधिकारियों की। अच्छा। किसी और की और शक्ति किसी और की। इसका नतीजा तो फिर भयानक भ्रष्टाचार ही हुआ होगा। और वही हुआ। कंपनी के अधिकारी और भारतीय अधिकारी दोनों ने मिलकर बंगाल को बुरी तरह लूटा। ये व्यवस्था इतनी खराब साबित हुई कि 1772 में कंपनी को इसे खत्म करना पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि अब वे सीधे अपने कर्मचारियों के जरिए ही बंगाल का प्रशासन संभालेंगे। अच्छा। लेकिन अब एक व्यापारिक कंपनी के देश चलाने की जो असल समस्याएं थी, वो खुलकर सामने आने वाली थी। तो अब स्थिति ये थी कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका मुख्यालय हजारों किलोमीटर दूर लंदन में था, वो भारत के लाखों लोगों पर राज कर रही थी। ये बात तो ब्रिटिश सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई होगी। बिल्कुल। इसने ब्रिटेन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच आखिर रिश्ता क्या होगा। भारत में कंपनी के जो हजारों अधिकारी और सैनिक थे, उन पर लंदन से लगाम कैसे कसी जाएगी। और भारत में कंपनी के जो अलग अलग इलाके थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उन सब पर एक सेंट्रल कंट्रोल कैसे बनेगा। इन सभी सवालों में सबसे बड़ा सवाल शायद पहले वाला ही था। स्रोत बताते हैं कि कंपनी के अधिकारी भारत से बेहिसाब दौलत कमाकर ब्रिटेन लौट रहे थे और इसका वहां के समाज पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। बहुत गहरा असर। जब कंपनी के अधिकारी, जिन्हें मजाक में नेबॉब्स कहा जाता था, भारी दौलत लेकर इंग्लैंड लौटे, तो ब्रिटिश समाज के बाकी अमीर वर्गों में आप कह सकती हैं जबरदस्त ईर्ष्या पैदा हो गई। नेबॉब्स? जी, रॉबर्ट क्लाइव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, एक आदमी जो कंपनी के क्लर्क के तौर पर भारत आया था, वो 34 साल की उम्र में जब इंग्लैंड लौटा तो वो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक था। सच में? हाँ, उसकी सालाना आमदनी 40,000 पाउंड थी, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ी रकम थी। उसने संसद में सीटें खरीदी, बड़े बड़े महल बनवाए। लोग उसे देखकर हैरान भी थे और नाराज भी। वाह! तो इन नवाबों के खिलाफ जो माहौल बना, वो सिर्फ नैतिकता की वजह से नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ईर्ष्या और राजनीतिक डर की वजह से भी था। हाँ, ये तो पूरी तरह से एक पावर गेम था। हाँ, और ये सिर्फ मजाक नहीं था। इसमें एक तरह का गुस्सा और डर भी छुपा था। ब्रिटेन के पुराने जमींदार और राजनेता देख रहे थे कि ये कल के क्लर्क भारत जाकर राजाओं जैसी दौलत और अकड़ लेकर लौट रहे हैं। उन्हें डर सताने लगा था कि कंपनी और उसके अमीर अधिकारी भारत से लूटी हुई दौलत के दम पर ब्रिटिश राजनीति को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देंगे। अच्छा। डर था कि अगर कंपनी को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो ब्रिटिश सरकार पर ही हावी हो जाएगी और ब्रिटिश लोगों की आजादी को खत्म कर देगी। और इसी माहौल में एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री भी अपनी मशहूर किताब
द वेल्थ ऑफ नेशंस में ऐसी एकाधिकार वाली कंपनियों की कड़ी आलोचना कर रहे थे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि एडम स्मिथ सिर्फ एक अकादमिक नहीं थे। उनकी बातें उस समय ब्रिटेन में एक नई और शक्तिशाली ताकत की आवाज बन रही थी। कौन सी ताकत? लैंकाशायर और मैनचेस्टर के नए-नए उद्योगपतियों के। उनके लिए कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार सिर्फ एक उपद्रव नहीं था, बल्कि उनके अपने मुनाफे के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा था। तो ये सिर्फ एक नैतिक बहस नहीं थी, ये एक बड़ी आर्थिक लड़ाई की शुरुआत थी। तो ब्रिटेन में माहौल पूरी तरह से कंपनी के खिलाफ था। ऐसे में ब्रिटिश संसद ने क्या किया? क्या उन्होंने कंपनी का राज ही खत्म कर दिया? नहीं, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। एक तरह का समझौता हुआ। समझौता? जी, ये तय हुआ कि ब्रिटिश सरकार कंपनी की भारतीय नीतियों को नियंत्रित करेगी, ताकि भारत में ब्रिटिश शासन का फायदा ब्रिटेन के सभी प्रभावशाली वर्गों को मिले। लेकिन साथ ही कंपनी को व्यापार का एकाधिकार और अपने अधिकारियों को नियुक्त करने का वो फायदेमंद अधिकार रखने दिया गया। इसी सिलसिले में पहला बड़ा कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जी, ये कितनी बड़ी कामयाबी थी? ये सरकारी निगरानी स्थापित करने की पहली कोशिश तो थी, लेकिन ये बुरी तरह फेल हुई। फेल हो गई? क्यों? ये एक्ट असल में इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें शक्ति का संतुलन ठीक नहीं था। इसने सरकार को निगरानी करने को तो कहा, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों को हटाने या उनके फैसलों को सीधे बदलने का अधिकार नहीं दिया। ये कहने जैसा था कि आप नजर रखो लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि भारत में बैठे अधिकारी मनमानी करते रहे और भ्रष्टाचार वो बढ़ता ही गया। तो सरकार की पहली कोशिश तो नाकाम रही। जी, ऐसा लगता है उन्होंने सिर्फ सतह को खरोचा था, असली समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचे थे। तो क्या दूसरी बार उन्होंने कोई मजबूत और निर्णायक कदम उठाया? हाँ, अगला कदम बहुत मजबूत और निर्णायक था। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट? जी, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार की, आप कह सकती हैं, पूरी लगाम कस दी। इसके लिए एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, इसे आप कंपनी के ऊपर एक सरकारी सुपर बॉस की तरह समझ सकते हैं। इसमें सरकार के बड़े मंत्री शामिल थे और कंपनी भारत में कोई भी राजनीतिक या सैन्य फैसला इनकी मर्जी के बिना नहीं ले सकती थी। तो पहली बार लगाम असल में सरकार के हाथ में आई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार अब असल में ड्राइवर सीट पर आ गई थी, भले ही गाड़ी पर नाम अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही लिखा था। बिल्कुल सही। इस एक्ट ने भारत के अंदर भी गवर्नर जनरल को बहुत शक्तिशाली बना दिया। अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के सिर्फ एक सदस्य का समर्थन पाकर भी अपने फैसले लागू कर सकता था। साथ ही युद्ध और राजस्व जैसे जरूरी मामलों में बॉम्बे और मद्रास को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब जाकर भारत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। और कंपनी ब्रिटिश राष्ट्रीय नीति का एक औजार बन गई। तो 1784 के एक्ट ने एक ढांचा तो बना दिया, लेकिन कंपनी का जो मूल काम था, व्यापार, उसका क्या हुआ? वो एकाधिकार तो उन नए उद्योगपतियों की आंखों में अब भी खटक रहा होगा। हाँ, और वही अगला निशाना था। पिट्स इंडिया एक्ट ने राजनीतिक कंट्रोल तो सरकार को दे दिया, पर आर्थिक एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास था। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ रही थी। फैक्ट्रियों में बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान बाजारों में भर गया था। इन उद्योगपतियों को उन्हें अपना माल बेचने के लिए नए बाजार चाहिए थे। और भारत से बड़ा बाजार और क्या हो सकता था? बिल्कुल, लेकिन भारत के दरवाजे पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ताला लगा हुआ था। सही बात है। बिल्कुल, इसलिए इन उद्योगपतियों ने संसद में जबरदस्त लॉबिंग शुरू की। उनका तर्क सीधा था, मुक्त व्यापार होना चाहिए, और आखिरकार उनकी जीत हुई। 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ, जिसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी चीजों के लिए भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। अच्छा, अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में जाकर व्यापार कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये कंपनी के ताबूत में पहली कील थी। आखिरी कील कब ठोकी गई? वो मौका आया ठीक 20 साल बाद, 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। इस कानून ने चाय और चीन के व्यापार पर भी कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। तो वो भी खत्म हो गया? जी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था बची ही नहीं, वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के मातहत काम करने वाली एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई, जिसका काम सिर्फ भारत पर शासन चलाना था। तो इन सभी संसदीय कानूनों के बाद भारत में सत्ता की असली चाबी वो किसके हाथ में थी?
और इस पूरे सरकारी सिस्टम का अंतिम लक्ष्य क्या था? सत्ता की असली चाबी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में थी, जो सीधे लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ब्रिटिश सरकार को जवाब देता था। और चूंकि गवर्नर जनरल के पास अपनी काउंसिल के फैसलों को पलटने का भी अधिकार था, तो असल में वही भारत का बेताज बादशाह था। और इस पूरी व्यवस्था का मकसद एक ही था, भारत का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शोषण करना, ताकि ब्रिटेन के सभी प्रभावशाली गुटों को फायदा हो सके, चाहे वो कंपनी के शेयर होल्डर हों, लैंकाशायर के कपड़ा मिल मालिक हों या फिर ब्रिटिश सरकार खुद। स्रोत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के एक बयान का भी जिक्र है, जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। हाँ, 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के 2 मुख्य उद्देश्य बताए थे। पहला, भारत की राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दूसरा, इस देश पर कब्जे को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राष्ट्र के लिए जितना संभव हो सके उतना फायदेमंद बनाना। मतलब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ साफ है। जी बिल्कुल साफ। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि भारत को अपनी ही गुलामी और उस पर हो रहे विदेशी शासन का पूरा खर्च भी वो खुद ही उठाना था। बिल्कुल, सेना का खर्च, अधिकारियों की तनख्वाहें, ब्रिटेन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्च, सब कुछ भारतीय खजाने से जाता था। तो आज हमने देखा कि कैसे 1757 से 1857 के बीच एक व्यापारिक कंपनी के शासन से भारत धीरे धीरे सीधे ब्रिटिश सरकार के शिकंजे में आ गया। ये पूरी प्रशासनिक यात्रा दिखाती है कि हर कानून और हर बदलाव के पीछे का असली मकसद भारत के आर्थिक शोषण को और ज्यादा कुशल और फायदेमंद बनाना था। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक ढांचे शासकों के असली आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गढ़े जाते हैं, भले ही ऊपरी तौर पर सुधार और व्यवस्था की बातें की जाएं। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जब कोई व्यावसायिक संस्था राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेती है, तो क्या उसके मूलभूत व्यावसायिक हित हमेशा आम लोगों के कल्याण पर हावी नहीं हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर के लिए जितना सच था, शायद आज के दौर के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है।